बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नाज़रीन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। बीना आंटी की मैं वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले, जो कि उनके हस्बैंड डॉक्टर अमीन के साथ ही गाड़ी पर सफ़र करते हुए। इसमें जो है इन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि मैंने एज़ इट इज़ इस पेपर पर मैंने नोट कर ली हैं। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और साथ साथ जो है वो जो चीज़ें मैं जानता हूँ इस बारे में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ साथ जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी तमाम बहनें, माएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरी रिक्वेस्ट पर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। और मुझे आज एक कमेंट भी आया, ये आंटी है हमारी, इनका नाम है बीनू मादान 6287 के नाम से इनकी आईडी है। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अल्लाह आपको खुश रखे। खैर, एक शख्स था नाजरीन जो कि अपने कुछ ओबाश दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। जब वो ताश खेल रहा है, आपको पता है जब ताश आमतौर पर ओबाश लोग ताश खेलते हैं तो फिर शर्त लगाते हैं। कोई पैसों की शर्त लगाता है, कोई माल की शर्त लगाता है, कोई अपनी औलाद की शर्त लगाता है। इवन कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अनएजुकेटेड एरियाज़ में चले जाएं तो मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी बीवियों की शर्तें लगा देते हैं, अपने घर की औरतों को शर्तों में हार कर आ जाते हैं, अपनी बेटियों को शर्तों में हार के आ जाते हैं। ताश की शर्त, ये ताश इतना गंदा नशा है, ठीक है। खैर, तो एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा है कि भागा भागा उसके पास उसका एक कोई दोस्त आया और आकर उसको कहता है कि यार तुम यहाँ पर ताश खेल रहे हो, उधर तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है, चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारे बाप के कफन दफन का अरेंजमेंट करें, तुम बेटे हो, तुम्हारी वहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी है। बेटा कहता है कि यार ऐसे करो कि तुम जाओ, मैंने अभी ताश की ये बाजी स्टार्ट की है, थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तुम जाओ और जाकर उसके कफन दफन का अरेंजमेंट करो। वो कफन दफन का अरेंजमेंट करके वो बंदा फिर से उसके पास आता है, कहता है यार कफन दफन का अरेंजमेंट हो गया, तुम्हारे बाप की डेथ हो गया, चलो जाकर जनाजे का टाइम हो गया, जनाजा पढ़ते और जाकर कब्र निकालने का टाइम काम भी अभी पड़ा है, निकाल के फिर कब्र में आपके बाप को दफना कर वापस आते हैं। वो कहता है यार अभी थोड़ी सी मेरी बाजी रह गई है, मैं ये निपटा कर आता हूँ, आप जाओ जाकर जनाजा पढ़ो, मैं आता हूँ। उधर जो है उसने बाप का जनाजा पढ़वाया, उसे जाकर कब्रिस्तान में दफनाया और फिर वापस आ गया। कहता है यार तुम्हारे बाप को उसका जनाजा भी पढ़ा दिया है, उसे कब्रिस्तान में जाकर कब्र के अंदर दफना भी आए हैं, अब तो चलो एटलीस्ट वहाँ पर लोग बैठे हुए, जाकर उनसे मुलाकात कर लो। कहते यार जाने वाला चला गया, जिसने जाना था वो तो चला गया, अब मेरा वहाँ पर क्या काम, तुम जाओ, मेरा सर नहीं खाओ, मुझे तंग मत करो और मुझे ताश खेलने दो। इस तरह के बेटे भी नाज़रीन इसी दुनिया में पाए जाते हैं, इस तरह की जहनीत के लोग भी इसी दुनिया में पाए जाते हैं। इसी तरह की जहनीत के कुछ लोग आज की मेरी इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे। रुबीना आंटी आजकल माशाल्लाह से हशाश बशाश नज़र आ रही हैं। रुबीना आंटी आजकल माशाल्लाह से मतलब उनके चेहरे के रंग और रूप ही बदले हुए हैं, क्योंकि वो अब अपने शोहर के साथ हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर अमीन इनके शोहर हैं और बड़े लंबे अरसे से इन्होंने इनको वाइटी से छुपा कर रखा हुआ था, दुनिया को नहीं पता था, लेकिन ये इनके साथ मिला भी करती थी, इनके पास आया जाया भी करती थी और ये बात जो है वो छोटी बाजी ने भी आप लोगों को बताई थी, ठीक है। खैर, रुबीना आंटी आज जो है वो लॉन्ग ड्राइव पर थी अपने हस्बैंड के साथ, इधर पंजाब आई हुई हैं, ठीक है। और कहीं पे ये किसी को मिलने के लिए जा रहे थे तो गाड़ी में बैठकर इन्होंने जो उसी लॉन्ग ड्राइव में ये सारी स्टोरी सुनाई जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। रुबीना आंटी ने डॉक्टर अमीन से सवाल किया कि लोग कहते हैं कि रुबीना को अमीन के बच्चों ने भी मारा था, लोग कहते हैं कि रुबीना को अमीन के बच्चों ने भी मारा था। तो मैंने कई बार बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नैना की वजह से आई थी, लेकिन लोग नहीं समझते, कहते कि बच्चों ने मारा था। मैंने कहा चलो एक दिन क्लियर करेंगे हम दोनों साथ बैठकर। ये सवाल है एक्चुअली रुबीना आंटी का, और सवाल में अपना ये माइंडसेट भी बता रही हैं।
बात यह रुबीना आंटी कि अगर जो है वो बच्चों ने नहीं मारा था, एक्चुअली मारने वाली तो बात ही नहीं थी। जो स्टोरी सर्कुलेट कर रही थी वो ये थी कि आपके चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया था, आपके चेहरे पर डॉक्टर अमीन के बच्चों ने तेज़ाब फेंका था। ये स्टोरीज़ गर्दिश कर रही हैं और एक्चुअली ये आपके रिश्तेदारों की तरफ से, आपके ख़ानदान के मेम्बरान की तरफ से ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। बाकी ज़ाहिर है अब मैं तो आपके बारे में नहीं जानता ना, और सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी सारे लोग भी आपके बारे में नहीं जानते। आपके ख़ानदान के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं लोग नहीं जानते। आपके रिश्तेदार ही निकाल कर बाहर लेके आते हैं ना इस तरह की खबरें, ठीक है। तो अब स्टोरी तो ये थी कि तेज़ाब फेंका था, और तेज़ाब फेंकने की वजह भी ये थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू नैना या फिर जो है वो दिलबर, इन्होंने भी एक दफ़ा एक स्टोरी सुनाई थी इसी तरह की कि जब उनको ज़रूरत थी तो आप जो है वो घर छोड़कर भाग गई थी, ठीक है। और डॉक्टर अमीन के साथ जो आपकी शादी थी वो आपकी फैमिली के मेम्बरान की मौजूदगी में नहीं बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में ये शादी हुई थी, और उस शादी से डॉक्टर अमीन के बच्चे खुश नहीं थे। दैट्स वाई उन्होंने जो है वो ये वाला सलूक किया था आपके साथ। खैर ये एक स्टोरी गर्दिश कर रही थी, ठीक है। तो ये मारने पीटने वाला कोई सीन ही नहीं था, ठीक है। खैर अब इस पर जो डॉक्टर अमीन रिस्पॉन्स करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, वो ग्रेजुएट हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं। दुनिया को जितना इनके आगे कुरान सर पर रख के बता दो, ये फिर भी नहीं मानेंगे। जितने लोग होंगे उतनी ज़ुबानें होंगी। देखिए दुनिया वाले ख़ुद से तो कुछ भी बना कर लेकर नहीं आए ना। दुनिया वाले एक्चुअली हुआ ये कि डॉक्टर साहब शायद आप नहीं जानते, लेकिन जब ये आपके ख़ानदान की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और आपका ख़ानदान नया नया वायरल हुआ तो दुनिया वालों को बड़ी दिलचस्पी थी आपके ख़ानदान के बारे में जानने की। वो कहते हैं ना जी आगाही अजाब है, ठीक है। तो उस वक्त लोगों को आगाही नहीं थी आपके ख़ानदान के बारे में। फिर ऐसा ऐसा आपके ख़ानदान के लोगों ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे लोगों के पास आगाही आती गई, यानी कि जैसे जैसे आपके ख़ानदान के लोगों ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया और जैसे जैसे ये करवाते गए वैसे वैसे लोगों के पास आगाही आती गई, और आगाही तो अजाब है ना। तो लोगों के पास अजाब आता गया। लोग जो है वो डेली आपके ख़ानदान की कोई नई चीज़ देखते और लोग जो है वो अपनी उंगलियां अपने दांतों में दबा लेते कि यार ऐसा भी होता है। लोग रोज़ आपके ख़ानदान की कोई नई कंट्रोवर्सी आपके ख़ानदान के साथ मुंसलिक लोगों की निकल कर सामने आती है और लोग जो है वो अंगश्त बदंदा रह जाते कि यार ये क्या है। इस तरह के भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो लोगों के लिए अजाब के दिन बढ़ते चले गए, ठीक है। तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कहते, ना लोग निकाल कर लेके आते। भाई लोगों को जो बातें आपके ख़ानदान के लोगों की जानिब से बताई गई वही बातें अब तक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जैसे ये स्टोरी, ये तेज़ाब वाली स्टोरी गर्दिश कर रही थी, ठीक है। खैर कहते हैं कि हुआ ये था कि मैं जा रहा था रहीम यार ख़ान बाइक पर। आपने कहा कि मैंने भी चलना है। मैंने आपको रोका भी था कि आप नहीं जाओ, लेकिन तुमने ज़िद की, नहीं माने, नहीं मैंने चलना है, लाजमी चलना है। मैंने कहा ठीक है आप चलो। रास्ते में थे, तकरीबन 10 मिनट का सफ़र किया था कि आपका अबाया मोटरसाइकिल की चैन में आ गया। अगली ही बात ये कहते हैं कि और आप गिर गई। नहीं मैं बाइक बिल्कुल स्लो चला रहा था, मेरे पास थी भी उस वक्त हैवी बाइक थी, आप फिर भी स्लो चला रहे थे, और हैवी बाइक की चैन में अबाया किस तरह से फंस गया। मेरे ख्याल से वो तो टोटल सिस्टम बंद होता है। क्या हैवी बाइक की चैन जो थी उसमें लाइक वो चैन कवर नहीं था क्या? हैवी बाइक तो ले लिया आपने, तो क्या आपने उसका चैन कवर नहीं लगवाया था डॉक्टर साहब? मतलब ये बगैर चैन कवर के वाले जो मोटरसाइकिल, तो वो हमारे दूध वाले मोटरसाइकिल होते हैं। मतलब दूध वालों ने जो है वो सलेंसर भी उतार के रखा होता है और चैन कवर भी उतार के रखा होता है, क्योंकि उनकी बार बार चैन उतरनी होती है, तो वो चैन कवर अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वो लगा कर उनका गुजारा नहीं होता, वो उतार कर ही रख देते हैं, क्योंकि बार बार तो चैन उतरनी है, तो वो बार बार चैन चढ़ा लेंगे। अब जो बंदा हैवी बाइक रख रहा है तो वो बगैर चैन कवर के तो मोटरसाइकिल चलाएगा नहीं। चैन कवर आपको पता है सेफ्टी के लिए होता है, कोई कपड़ा छपड़ा उसमें ना फंस जाए। तो आप हैवी बाइक लेकर घूम रहे थे और फिर आपने उसके ऊपर चैन कवर नहीं चढ़ाया था, ये सवाल है आपका, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं कि उस वजह से चोट लग गई। फिर मैंने रेस्क्यू वालों को कॉल की, वो लोग आए और वो THQ खानपुर लेकर गए। उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि यहाँ ये हमसे ट्रीट नहीं होगा। खानपुर वाले वैसे भी बैठे भी माशाल्लाह से इसीलिए वो सैलरी इसी बात के रहते नहीं जी, इन्हों जवरी में खला है जो वो इसी मकसद के लिए बैठे हैं। आप पेशेंट ले जाएँ,
तो उनके पास यही आंसर होता है जी इन्हों रीमे खिलाई जाओ नहीं बचना, मतलब साढ़े तो कमज़ोर आ असी यही सेवा नहीं कर सकते, असी यह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तुम इन्हों रीमे खाई लै जाओ, ठीक है। और खैर हम जो है वो इनको रीमे खा लेकर गए, उन्होंने चेक किया। अच्छा, मैं आपको जो है वो रीमे खा इमरजेंसी में ले गया, वहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम लग गया था, 2-3 घंटे आपकी क्लीनिंग हुई। माथे में आपके रोड का कचरा था, उसके बाद उन्होंने स्टिचिंग की, मैंने ख़ुद उनकी हेल्प की थी। खैर 2-3 दिन आप वहाँ रहीं हॉस्पिटल में। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कहते जी मैंने उस वक्त दीदी को कॉल की थी कि आपकी ममा को एक्सीडेंट हो गया है, आपकी ममा का एक्सीडेंट हो गया है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आपकी ममा आपसे मिलना चाहती है, आप आ जाओ। दीदी ने कहा मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ, अभी नहीं आ सकता, फिर बाद में आ जाऊँगा। यहाँ पर 2-3 अहम बातें हैं। अगर ये आप ही की बताई बात है ना कि दीदी ने ऐसे कहा, तो सवाल ये पैदा होता है कि दीदी ने उस वक्त ऐसा क्यों कहा? भाई क्यों? दीदी की माँ का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो क्या दीदी पर वो वाली एग्जाम्पल फिट आती जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो ताश खेल रहा था, बाप मर गया, वो कहता जाकर दफना दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या दीदी का उस वक्त ये वाला माइंडसेट था अपनी माँ के बारे में? और अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों था? मतलब जो है वो आप दीदी को बुला रहे हैं, दीदी की माँ जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी में है, ठीक है, आप दीदी को बुला रहे हैं, दीदी नहीं आ रहा। बात देखो, तो दीदी के जज्बात इस अंतहा तक क्यों पहुंचे कि दीदी की माँ बीमार है, दीदी नहीं आ रहा? वाई? मतलब बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन जो है वो इस हालत में होना कि जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में लटकी हुई है, तो दीदी क्यों नहीं आ रहा था? तो इसका मतलब तो ये है कि वो वाली स्टोरी ठीक है कि जो आप जो है वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की मर्ज़ी के बगैर जो है जाकर आपने डॉक्टर अमीन के साथ शादी की थी और आपके ताल्लुकात अपनी फैमिली के साथ ठीक नहीं थे, तभी डॉक्टर अमीन के फ़ोन करने पर दीदी आपकी अयादत के लिए नहीं आया था। तो अगर ये आधी स्टोरी सच्ची है, बाकी की स्टोरी अगर आपकी जो बता रही हैं उसको देखा जाए, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये वाली स्टोरी झूठ है जो मैं बता रहा हूँ, या वो वाली स्टोरी झूठ है जो आप बता रही हैं। खैर मैं अपनी तरफ से आपकी स्टोरी को झूठी या सच्ची नहीं कहूँगा, मैं जस्ट जो है वो एक एनालिसिस कर रहा हूँ आपकी बताई हुई स्टोरी का, क्योंकि ये वाली स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है जो पहले मार्केट में फिर रही थी, ठीक है। अब आप ये एक नई स्टोरी लेकर आई हैं, आप ये बता रही हैं, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपकी स्टोरी का, और मैं आपको बता रहा हूँ हमारी साइड की स्टोरी जो हमें पता थी, जो हमें जो है वो इसी दुनिया में आपके ख़ानदान से ही पता चली, ठीक है। अच्छा, फिर दीदी ने कहा जी मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर हूँ, अभी नहीं आ सकता, फिर बाद में आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो दीदी के बारे में भी सुन लें। देखिए यार, हालात जो भी हों, इश्यूज़ जो भी हों, लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता तो यार, माँ ने ज़रा 9 महीने पेट में रख के तुम्हें बाहर निकाला है, तो माँ बिस्तर मरग पर पड़ी है और बेटा अपने कामों में लगा हुआ है, ये कौन सी दुनिया में होता है? ये कहाँ पर होता है? मतलब फिर तो वो ओबाश किस्म का जो मैंने स्टार्ट में मिसाल दी वो बिल्कुल दीदी पर फिट आती है। मतलब यार क्या है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम, ताश खेल रहे थे क्या? या फिर जो तुम्हारी फितरत है, जो तुम्हारी नेचर है, औरतों के पीछे भागना, फेसबुक पर आंटियां तलाश करना, शादियों पे शादियां खड़काना, तो क्या उस वक्त भी किसी इन्हीं चक्करों में थे क्या? माँ बीमार पड़ी, आपको नज़र ही नहीं आई? यार जो भी है, बेशक उसने तुम्हारी रजामंदी के बगैर जाकर शादी कर ली, वट एवर जो भी है यार, बट है तो माँ ही ना यार। उसके चले जाने से माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं ना ख़त्म हो जाता भाई, ये रिश्ता तो खुदा ने बनाया, जो खुदा का बनाया हुआ रिश्ता वो कभी किसी भी सिचुएशन में ख़त्म नहीं होता। ये नाराज़गियाँ, ये ना जाना, ये इग्नोरेंस, ये तो नॉर्मल हालात में होता है। अगर एक बंदा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है तो उस वक्त तो सारा कुछ भूल जाता है। आप फिर भी नहीं गए। खैर आगे कहता जी मैंने कहा ठीक है, मेरा काम जस्ट बताना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये वाली बात कि ठीक है मेरा काम जस्ट बताना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ये वाली बात भी आम हालात में तो नहीं ना कही जाती। ये वाली बात भी उसी वक्त कही जाती है कि जब दिल में मैल हो, मतलब जो है वो जब मामला ख़राब चल रहे हों, जब पता हो कि अगला बंदा अगर नहीं आ रहा तो वो हमारे इंसिस्ट करने से नहीं आएगा, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। ये वाली बात भी उसी वक्त कही जाती है ना कि ठीक है यार मैंने तो बता दिया, मेरा काम था बताना, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। तो ये बंदा तभी कहता है ना कि जब दरमियान में, रिश्तों के दरमियान में उल्फतें और मोहब्बतें ना हों। अच्छा, फिर कहते हैं 3 दिन बाद आपको वहाँ से डिस्चार्ज हुई, फिर आपको
आप रहीम खान रहीं, रहीम खान में मेरा एक फ़्लैट है, आप वहाँ पर रहीं, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको नुकरानी शुकरानी रख के दी, मैं भी आता जाता रहता था, नुकरानी आपकी खिदमत करती थी। तो आप क्यों आते जाते रहते थे? मतलब जो है वो आप वहाँ पर इनके साथ क्यों नहीं रह रहे थे? सवाल आ रहे हैं ना माइंड में, आप वहाँ पर उनके साथ क्यों नहीं रह रहे थे? कि आपकी कोई और मतलब पहली वाली जो आपकी औलाद है, उनकी माँ अभी हयात हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रहना चाहिए था ना, आपकी बीवी तो बीमार थी, आपकी बीवी को तो चोट लगी थी। तो आप बार बार पीछे अपनी दूसरी फैमिली के पास यार 3-4 दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकते थे अपनी उस फैमिली से? डेफिनेटली ले सकते थे ना, आपकी बीवी को आपके साथ जाते हुए चोट लगी है, तो आप छुट्टी ले सकते थे, आपको उनके साथ रहना चाहिए था। अब बार बार वापस जा रहे थे, इसका मतलब ये है कि आप उधर भी मसले ख़राब थे जिनको आपने सॉर्ट आउट करना होता था बार बार जाके, और इधर तो मैटर ख़राब था ही था। तज़ाब वाली बात फिर से बार बार सामने आ रही है। अच्छा, फिर कहती हैं कि फिर कहता है कि कोई किसी को क्यों मारेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो रुबीना आंटी ने गलती कर दी। रुबीना आंटी के मुंह से यहाँ से कुछ निकल गया। कहते जी आपके बच्चे तो छोटे हैं, उस वक्त तो इतने छोटे थे, और छोटे से बच्चे छुरी कैसे मार देंगे। यहाँ पर बात जो है वो डॉक्टर नदीम साहब ने संभाली, डॉक्टर क्या नाम है इनका यार, डॉक्टर साहब ने जो है वो यहाँ पर बात संभाली। कहते छोटे हो या बड़े हो, बट मेरे बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं। लेकिन ये छुरी वाली बात कहाँ से आ गई? ये छुरी वाली बात तो बड़ी बाजी ने भी बताई थी, छुरी लेकर मेरा शौहर मेरे पीछे भागा था। छुरी वाली बात उसने भी की थी, छुरी वाली बात रुबीना आंटी आप भी कर रही हैं। तो ये छुरी 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 के आपके ख़ानदान में बड़ा नॉर्मल है क्या छुरी? और यहाँ पर तो जो स्टोरीज चल रही थी वो तेज़ाब वाली चल रही थी ना, आपने एक्सीडेंट वाली बता दी और आखिर में आपके मुंह से छुरी निकल गई। रुबीना आंटी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बताएं क्या गड़बड़ है, ये आपको ही बताना है, ठीक है। तो खैर जी, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो, बस अभी सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कोई और मैंने टॉपिक स्टार्ट कर लिया ना तो वीडियो जो है बड़ी लंबी हो जानी है। तो बस इसको यहीं पे जो है 16-17 मिनट पे एंड करते, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।